साध्वी जिन्हें उनके अनुयायी देवी का स्वरूप मानते थे, एक आश्रम जहां आस्था सिर झुकाती थी और शांति रहती थी, लेकिन उस आश्रम की दीवारें अब सवाल पूछ रही है। कई अनसुलझे सवाल जिनका जवाब साध्वी के लाखों अनुयायी चाहते हैं, क्योंकि रहस्यमयी मौत के कारण क्या हैं? क्या यह हादसा थी, आत्महत्या थी या सुनियोजित साजिश का सबब? लेकिन इन तमाम सवालों के अब परतें खुलने वाली है। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं लखवीर सिंह शेखावत और लेट्स डिकोड के आज के इस एपिसोड में बात राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध कथावाचक और मरुधरा की मॉडर्न मीरा यानी प्रेम बाईसा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले की, जिसमें फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी यानी कि एफएसएल की डिटेल इन्वेस्टिगेशन समाप्त हो गई है और एफएसएल ने अपनी रिपोर्ट पुलिस की एसआईटी टीम और जोधपुर के उस मेडिकल बोर्ड को भी दे दी है जिन्होंने साध्वी प्रेम बाईसा का पोस्टमार्टम किया था। पोस्टमार्टम करने वाले मेडिकल बोर्ड को अब एफएसएल की रिपोर्ट सौंपी जा चुकी है, जिसके बाद अब अपनी कंक्लूजन रिपोर्ट जल्द ही यानी कि शनिवार को जोधपुर का मेडिकल बोर्ड सौंप देगा पुलिस की उस एसआईटी टीम को जिसको इस पूरे मामले में अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाना है और इस पूरे मामले का पटाक्षेप करना है, क्योंकि साध्वी प्रेम बाईसा के लाखों अनुयायी अभी तक इस बात का इंतजार कर रहे हैं 2 सप्ताह बीत जाने के बाद भी कि साध्वी की मौत का असल कारण क्या है। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने इस पूरे मामले की संवेदनशीलता और गंभीरता को देखते हुए पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश पासवान को 2 टूक निर्देश दिए थे कि एसआईटी का गठन किया जाए ताकि मामले की इन्वेस्टिगेशन हर एंगल से हो। इसलिए एसआईटी की टीम में टेक्निकल एक्सपर्ट्स के साथ साथ साइबर एक्सपर्ट्स को भी रखा गया था ताकि कोई भी बारीक एंगल छूट ना जाए। एसआईटी हर एंगल से इन्वेस्टिगेट भी कर रही थी, तमाम उन किरदारों से पूछताछ भी कर रही है जिन पर शक है कि वो इस कॉन्स्पिरेसी के पीछे हो सकते हैं क्या, या फिर साध्वी के अंतिम समय में जो लोग संपर्क में रहे उनसे पूछताछ एसआईटी की टीम ने की थी। इसके इतर राजस्थान की एफएसएल टीम ने तो इतिहास भी बनाया, क्योंकि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी भी संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में 35 के करीब सैंपल्स जुटाए गए हों और उस पर इन्वेस्टिगेशन एफएसएल की टीम ने किया हो। साध्वी प्रेम बाईसा के जोधपुर के आरती नगर स्थित आश्रम से जहां उन्होंने अंतिम समय बिताया, वहां कमरे की मिट्टी से लेकर साध्वी प्रेम बाईसा के चद्दर, तकिए, बेडशीट और उनके अंतिम समय में कंज्यूम करने वाले भोजन, बर्तन सहित तमाम उन सैंपल्स को एफएसएल की टीम ने जुटाया और उस पर इन्वेस्टिगेट भी किया ताकि बारीकी तक पहुंचा जा सके, इस बात की पुष्टि की जा सके कि साध्वी को जहर दिया गया था क्या, साध्वी के शरीर में जहर मौजूद था क्या। लेकिन प्रथम दृष्टया इस बात की पुष्टि हो चुकी है एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद कि साध्वी के शरीर में जहर मौजूद नहीं था। इस बात की पुष्टि हो गई है कि किसी भी व्यक्ति ने साध्वी को ना तो जहर दिया और साध्वी ने स्वयं से भी जहर नहीं लिया। लगातार इसी बात की तह तक एसआईटी टीम और एफएसएल टीम पहुंचना चाहती थी कि साध्वी के शरीर में जहर है भी या नहीं, क्योंकि जैसे ही साध्वी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई तो सभी इस बात को जानना चाहते थे कि अगर साध्वी को जहर दिया गया है तो वो कौन किरदार है जो साध्वी को जिसने जहर दिया और मंशा क्या रही होगी, कारण क्या रहा होगा। इस बात का सवाल न सिर्फ एसआईटी और एफएसएल खंगालना चाहती थी, बल्कि साध्वी प्रेम बाईसा के वो लाखों अनुयायी भी चाहते थे कि आखिर स्पष्ट हो कि अगर जहर दिया गया है तो कारण क्या है। लेकिन इस बात की पुष्टि हो गई है कि जहर मौजूद नहीं था। खुद राजस्थान सरकार के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने हमसे बातचीत में भी इस बात को सत्यापित किया है कि साध्वी प्रेम बाईसा के शरीर में जहर मौजूद नहीं था और एफएसएल से जुड़े हमारे सूत्र भी इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं कि साध्वी के शरीर में जहर नहीं था। लेकिन अब सवाल और गहरा जाता है, अगर जहर मौजूद नहीं था तो आखिर
मौत कैसे हो गई। अब इंजेक्शन पर भी सवाल है कि आखिर इंजेक्शन गलत तरीके से लगाया गया, क्या इस वजह से मौत हुई, क्या साल्ट गलत दे दिया गया। क्योंकि जब हमने जोधपुर के मथुरा दास माथुर अस्पताल में नर्सिंग कर्मी के रूप में 1.5 दशक से अपनी सेवाएं दे रहे देवी सिंह राजपुरोहित, जिन्होंने आखिरी समय में साध्वी प्रेम बैसा को इलाज दिया और 2 इंजेक्शन लगाए, उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि मैंने साध्वी प्रेम बैसा को इंजेक्शन लगाया, डेक्सोना और डायनापाइट इंजेक्शन मैंने दिया, लेकिन साध्वी प्रेम बैसा को पूर्व में भी ये इंजेक्शन मैं लगा चुका हूं और जो प्रिस्क्रिप्शन था उसी के आधार पर इंजेक्शन लगाया गया। लेकिन इस सवाल के साथ जब हम जोधपुर के प्रेक्षा अस्पताल के डॉक्टर जैन के समक्ष गए, जहां पहुंचते पहुंचते साध्वी प्रेम बैसा की सांसें थम गई थी 28 तारीख को, तो उन डॉक्टर जैन का कहना था कि पिछले 3-4 महीने से साध्वी प्रेम बैसा को उन्होंने ट्रीटमेंट नहीं दिया, कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं रही। पूर्व में साध्वी प्रेम बैसा उनके पास उपचार के लिए आती जरूर रही हैं, लेकिन जो इंजेक्शन उनको दिया गया है वो डॉक्टर जैन या प्रेक्षा अस्पताल ने प्रिस्क्राइब नहीं किया। ऐसे में ये सवाल काफी गहरा गया कि आखिर वो इंजेक्शन प्रिस्क्राइब किसने किया, जिसके आधार पर देवी सिंह राजपुरोहित कंपाउंडर ने वो इंजेक्शन लगाया। ऐसे में अगर इस इंजेक्शन की वजह से मौत हुई है तो देवी सिंह राजपुरोहित से फिर से पूछताछ एसआईटी टीम करेगी और इस बात का खुलासा करने का, इस बात की तह तक पहुंचने का प्रयास किया जाएगा कि वो प्रिस्क्रिप्शन आखिर लिखा किसने था जिसके आधार पर इंजेक्शन लगाया गया। लेकिन जिस प्रकार से जहर न मिलने की पुष्टि हुई है, उसी तर्ज पर एक बात की पुष्टि ये भी हुई है कि मौत का जो कारण है वो प्राकृतिक मौत ही है। हालांकि इस बात की पुष्टि फिलहाल नहीं हो पाई है, क्योंकि किसी भी सक्षम अधिकारी ने इस बात का खुलासा नहीं किया है, ना किसी मंत्री ने किया है। अब इंतजार है जोधपुर के उस मेडिकल बोर्ड की कंक्लूसिव रिपोर्ट का, जो कि शनिवार को एसआईटी को सौंपी जानी है। जिस प्रकार से एफएसएल टीम का जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट दी गई है मेडिकल बोर्ड को, उसके आधार पर अब मिक्स मैच किया जाएगा दोनों रिपोर्ट्स का और उसके बाद निष्कर्ष पर मेडिकल बोर्ड पहुंचेगा और अपनी रिपोर्ट जोधपुर पुलिस कमिश्नर और एसआईटी चीफ को सौंपी जाएगी, जिसके बाद पुलिस कमिश्नर की अगुवाई में जांच कर रही एसआईटी चीफ छवि शर्मा, डीसीपी विनीत बंसल इस पूरे मामले का पटाक्षेप कर खुलासा करेंगे कि मौत कैसे हुई। इस पूरे मामले में काफी संवेदनशीलता बरती गई है। पुलिसिंग का भी सराहनीय कदम रहा और सराहना करनी भी चाहिए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं बनी, जबकि लाखों अनुयायी साध्वी प्रेम बैसा के पश्चिमी राजस्थान में हैं, लेकिन फिर भी किसी प्रकार की स्थिति नहीं बनी। और ये तब हुआ जब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो और नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल ने साध्वी प्रेम बैसा की मौत के चंद घंटों बाद ही डीजीपी राजस्थान और मुख्यमंत्री राजस्थान को टैग करते हुए एक्स पर पोस्ट भी किया था और साध्वी को न्याय दिलाने की गुहार की थी, लेकिन किसी प्रकार की स्थिति नहीं बनी। इसके लिए पुलिस बधाई की पात्र है। एसआईटी लगातार उस पहलू तक पहुंचने का प्रयास कर रही है कि इस पूरे मामले का पटाक्षेप हो, लेकिन अब चूंकि एफएसएल की जांच पूरी हो गई है और मेडिकल बोर्ड का कंक्लूजन भी चंद घंटों में आने वाला है, ऐसे में इंतजार है जोधपुर पुलिस की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिसमें मामले का पटाक्षेप होगा। लेकिन इसके इतर हमें साध्वी प्रेम बैसा के पिता विरमनाथ और सेवादार सुरेश को भी इस पूरे लेट्स डिकोड के परत दर परत हमारा जो डिकोड प्रोग्राम है उसमें जिक्र करना पड़ेगा, क्योंकि साध्वी प्रेम बैसा के अंतिम समय में ये दोनों किरदार उनके साथ थे और दोनों किरदारों पर सबकी शक भरी निगाहें भी थी, क्योंकि साध्वी ने जो अंतिम समय में फूड कंज्यूम किया वो सेवादार सुरेश ने बनाया था और साध्वी प्रेम बैसा के पिता विरमनाथ तो प्रेम बैसा के तमाम अनुयायियों के रडार पर और निशाने पर इसलिए भी रहे क्योंकि प्रेम बैसा की मौत के बाद पोस्टमार्टम के लिए जैसे ही उन्होंने मना किया तो तमाम अनुयायी उलझ गए साध्वी प्रेम बैसा के पिता विरमनाथ से भी, और ये कहा गया कि उनका इंटेंशन सही नहीं है। हालांकि विरमनाथ ने बाद में स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि साध्वी प्रेम बैसा चूंकि सन्यासी हैं, ऐसे में उनकी मौत के बाद सीधा पोस्टमार्टम के लिए उनका पार्थिव देह जाए ये वो नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि पहले आश्रम उनका पार्थिव देह लेकर जाया जाए
और संत बिरादरी की मौजूदगी में उनका पोस्टमार्टम हो। विरमनाथ को इसलिए भी शक भरी निगाहों से देखा गया क्योंकि जैसे ही साध्वी प्रेम बैसा की मौत हुई उसके कुछ घंटों के बाद प्रेम बैसा के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट की गई और उस पोस्ट को प्रेम बैसा के अनुयायियों ने पहले तो एक सुसाइड नोट के तौर पर देखा, लेकिन बाद में विरमनाथ का स्पष्टीकरण आया कि उन्होंने ही उनकी साध्वी प्रेम बैसा की सोशल मीडिया टीम को कहा था कि ये पोस्ट करो, क्योंकि विरमनाथ का कहना है कि साध्वी प्रेम बैसा के अंतिम शब्द ये थे कि जीते जी तो मुझे न्याय नहीं मिला, लेकिन पापा मुझे न्याय दिलवा देना। ऐसे में अब शक की सुई यहां भी पैदा होती है, क्योंकि प्रथम दृष्टया ये सामने आया है एफएसएल रिपोर्ट के बाद कि जहर साध्वी के शरीर में मौजूद नहीं था। तो फिर किस षड्यंत्र की बात साध्वी प्रेम बैसा और उनके पिता विरमनाथ कर रहे हैं, इस बात का तह तक भी एसआईटी पहुंचना चाहेगी, क्योंकि लगातार साध्वी प्रेम बैसा के पिता विरमनाथ ये कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि जल्द मौत के कारणों का खुलासा हो, क्योंकि ये प्राकृतिक मौत प्रतीत नहीं होती और बड़ा षड्यंत्र साध्वी प्रेम बैसा के साथ चल रहा था। ऐसे में भले ही ये स्पष्ट हो गया हो कि जहर नहीं दिया गया, लेकिन मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के बाद जब पुलिस निष्कर्ष पर पहुंचेगी तो ये भी तय है कि नया खुलासा भी हो सकता है इस पूरे मौत के मामले में, और फिर एसआईटी जो है वो अपनी इन्वेस्टिगेशन को एक अलग रास्ते में डाइवर्ट भी कर सकती है, अलग राह में डाइवर्ट भी कर सकती है, जिसके बाद पुलिस बहुत पैनी निगाहों के साथ अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएगी। और ये तय मानकर चलिए कि अगर मेडिकल बोर्ड की कंक्लूजन रिपोर्ट के बाद अगर पुलिस को किसी भी किरदार पर शक हुआ तो गिरफ्तारी संभव है। पुलिस दबिश देगी हर उस व्यक्ति तक जो साध्वी प्रेम बैसा के अंतिम समय में उनके संपर्क में थे, और जिस भी व्यक्ति पर शक है उस तक पहुंचा जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से एफएसएल की रिपोर्ट सामने आई है, ये स्पष्ट हो गया है कि जहर नहीं दिया गया। ऐसे में अब इंतजार महज कुछ घंटों का है, जिसके बाद शनिवार के दिन जोधपुर में पुलिस कमिश्नर की अगुवाई में जांच कर रही एसआईटी टीम इस पूरे मामले का पटाक्षेप करेगी, खुलासा करेगी कि आखिर साध्वी प्रेम बैसा की मौत कैसे हुई है। लेट्स डिकोड के इस एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन जैसे ही एसआईटी खुलासा करेगी साध्वी प्रेम बैसा की मौत के कारणों का, उसके बाद मैं फिर आपके साथ रूबरू होऊंगा, क्योंकि साध्वी प्रेम बैसा के लाखों अनुयायी अब भी न्याय की गुहार लगा रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं मौत के कारणों का खुलासा होने का। इस एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।